चलो, हम देख रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, इसमें हमने तीन टाइप देखे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के। एक होता है प्रोमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। जब हमने टाइप्स देखे थे, क्लासिफिकेशंस ऑफ नेगोशिएबल, तो बेयरर होता है, एक ऑर्डर होता है जिसमें पर्टिकुलर का नाम होता है, एक इनलैंड, एक फॉरेन, डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सबको ये इनके मीनिंग्स याद है। चलो, एक होता है एम्बिगुअस और एक होता है इनकम्प्लीट। इनका शायद एक पेपर में एक बार डिफरेंस आया है। ठीक है, अब क्या होता है कि काइंड्स में हमने देखे प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल्स। प्रोमिसरी नोट्स राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, साइन होना चाहिए, स्टैंपिंग होनी चाहिए, दोनों लोग सर्टेन होने चाहिए, अमाउंट सम होना चाहिए, ठीक है, लीगल मनी होना चाहिए। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज देख रहे हो तो प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। ठीक है, एक अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो अनकंडीशनल ऑर्डर है। इसमें आप क्या करते हो, ड्रॉअर ड्रॉई को बोलता है कि तुम्हें इतने मुझे पे करने हैं। ठीक है, फिर हमने इसी के एसेंशियल्स देखे हैं जो कि सिमिलर टू प्रोमिसरी नोट होते हैं, बस इसमें तीन चार बातें लिखी हुई है कि राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, सम भी सर्टेन होना चाहिए और स्टैंप होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने देखा था इनलैंड बिल्स, फॉरेन बिल्स, ट्रेड बिल्स, अकोमोडेशन बिल्स, बिल्स इन सेट, राइट्स एंड, ये सब हमको एक बार रीड करना है। फिर जब हम आते हैं चेक्स में, तो चेक्स हमेशा बैंकर को आप इशू करते हो, एक स्पेसिफाइड बैंकर को। तो ड्रॉअर ड्रॉई यानी बैंक के नाम पे बनाता है और फिर पेई उसे ले लेता है पेमेंट उससे। ठीक है, जब आप चेक की बात करते हो तो उसमें एक ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, होल्डर, एंडोर्सर, एंडोर्सी सब लोग आ सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके एसेंशियल्स हैं कि ये बैंकर को ड्रॉन होता है, ऑन डिमांड पेएबल होता है, ठीक है, और साइन होता है इसमें भी। इसमें एक्सेप्टेंस की कोई ड्रॉ लाइंस नहीं आती। हमने तीन टाइप के चेक्स देखे, क्रॉसिंग और चेक्स में जब हम देखते हैं जनरल क्रॉसिंग, स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्ट। जनरल क्रॉसिंग में जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख के एंड कंपनी लिख के या फिर नॉट नेगोशिएबल लिखना है या नहीं लिखना है वो आपके ऊपर है, वो जनरल क्रॉसिंग। स्पेसिफिक में आप बैंक अकाउंट का नाम बता देते हो, ठीक है, कि किस बैंक अकाउंट से पैसे कटने हैं। और फिर जब आप पढ़ते हो रिस्ट्रिक्टिव, तब आप क्या करते हो, आप किसी बैंक के नाम पे करते हो, वो सब ठीक है, पर अकाउंट पे ही ओनली एक पर्सन का नाम लिख देते हो कि ओनली किसी पर्सन के अकाउंट में जाना चाहिए। उसके बाद कुछ लाइबिलिटीज है बैंकर्स की, कुछ ड्यूटीज हैं बेसिकली बैंकर्स की जो उन्हें मे और मस्ट फॉलो करनी होती है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर और पेमेंट इन ड्यू कोर्स, कल हमने ये रीड किए थे। ठीक है, कि पेइंग बैंकर जो बैंकर है जो पेमेंट कर रहा है वो उसे नहीं पता ये फ्रॉडरी सिग्नेचर होके आया है कि नहीं, तो आप उसे लाइबल नहीं ठहराओगे। ठीक है, कलेक्टिंग बैंकर यानी जो फिर जो चेक कलेक्ट करता है, जिसके नाम पे हम करते हैं, जो स्पेशल क्रॉसिंग होती है उसमें कलेक्टिंग बैंकर का रोल आता है। फिर आ जाते हैं हम सीधे एंडोर्सर। होल्डर इन ड्यू कोर्स सबको याद है। ठीक है, चलो सीधे आ जाओ एंडोर्समेंट पे। अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। ठीक है, चलो एंडोर्समेंट में व्हेन द मेकर और द होल्डर, एंडोर्समेंट हमें पता है ए और बी ने अगर आपस में कोई बिल ड्रॉ किया है और फिर बी ने किसी और पर्सन को दिया है, तो बी के नाम पे आया था पर बी ने आगे और ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, एंडोर्सर। पर इसे लिखना कैसे, व्हेन द मेकर और द होल्डर, ठीक है, of the negotiable instrument signs the same, otherwise then as such maker for the purpose of negotiation। मतलब मेकर के अलावा भी कोई और पर्सन इसे साइन करता है, तो उससे जब वो साइन करके किसी और को देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। ठीक है, ऑन द बैक और द फेस देयर ऑफ ऑन द स्लिप पेपर अनेक्स देयर टू। अभी जैसे ये एक प्रोमिसरी नोट है, ये ए ने बोला है कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें पे करूंगा। ठीक है, अब ए हो गया मेकर। अब बी क्या कर रहा है, बी इसी के ही पीछे या फिर इसी के साथ एक अनेक्स्चर लगा के, कोई एक स्लिप लगा के, कोई एक पेपर लगा के इसमें साइन कर दे रहा है कि ये सी को जाता है। तो अल्टीमेटली ए किसको पे करेगा, ठीक है, तो ये कौन हो गया, एंडोर्सर, ये हो गया एंडोर्सी। इसमें भी आपने स्टैम्प पेपर जैसे स्टैंपिंग टिकट्स लगाते हैं, अगर अमाउंट ज्यादा और ऐड करना है तो आप और टिकट लगा के इसे और एंडोर्समेंट कर सकते हो। क्लासेस ऑफ एंडोर्समेंट देखो, एक है ब्लैंक और जनरल, ठीक है, एक है स्पेशल और फुल, एक है रिस्ट्रिक्टिव, एक है पार्शियल, एक है कंडीशनल और क्वालिफाइड। बच्चे हमने ब्लैंक, फुल, मतलब जनरल, स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव चेक के केस में भी देखे थे, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स में। सीधे देखो एग्जाम्पल्स, ब्लैंक और जनरल में, वेयर द बिल इज पेबल टू मोहन और ऑर्डर।
अगर बिल में ऐसा लिखा है मोहन और ऑर्डर, मतलब आगे आप एंडोर्स कर सकते हो। एंड ही राइट्स ऑन इट्स बैक मोहन, इट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक बाय मोहन एंड द प्रॉपर्टी इन द बिल कैन पास बाय मर डिलीवरी। अभी क्या हुआ, मोहन एंड और ऑर्डर लिख दिया, मतलब कि अब मोहन किसी को भी आगे एंडोर्स कर सकता है। तो मर डिलीवरी मतलब इसमें आपको कुछ करना नहीं, आपने आगे 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 बस पास कर देना। तो ये ब्लैंक और जनरल हो गया। उसके बाद फिर स्पेशल और फुल, इसमें क्या होता है देखो, अ बिल मेड पेबल टू मोहन और ऑर्डर, ठीक है। तो एन एंडोर्स पे टू द ऑर्डर ऑफ सोहन। अभी क्या हुआ, मोहन के पास आया था, मोहन ने लिखवा दिया उसमें पे टू द ऑर्डर ऑफ सोहन। सोहन के भी कोई ऑर्डर है तो वहां तक चला जाए, उसके आगे नहीं। ये देखो एक प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, यहाँ पे मोहन को मिला है, ठीक है, और ऑर्डर, ठीक है। इस ये मोहन को आगे हम एंडोर्समेंट के टाइप्स देख रहे हैं। तो मोहन ने कुछ नहीं किया, मोहन के पास आया, मोहन ने बोला ओ मेरे पास आ गया। अब मोहन जब एंडोर्स कर रहा है तो इसने क्या किया, पीछे बस मोहन ना लिख के उसने लिखा मोहन और ऑर्डर आगे लिखा था, उसने पीछे लिख दिया सोहन ओनली। तो मैं एंडोर्स में या फिर ऑर्डर ऑफ, मतलब लास्ट सोहन जिसको लिखेगा इसमें सिर्फ उसको जाएगा। या तो मैं स्पेसिफाई कर दूं कि सिर्फ सोहन का, या तो मैं स्पेसिफाई कर दूं कि सोहन का जो ऑर्डर है सिर्फ उस तक जाएगा, उसके आगे ये नहीं जा सकता। तो सोहन के पास जैसे ही जाएगा ना तो उसने आगे लिख दिया होहन सपोज, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पता है कि ऑर्डर ऑफ सोहन लिखा है, तो सोहन का ऑर्डर किसके पास आया, होहन के पास, तो होहन आगे उसको नहीं देगा। तो ये स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट हो गया। उसके बाद आते हैं पार्शियल रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव में आपने लिख दिया पे ए ओनली और ए फॉर माई यूज, पे ए ऑन अकाउंट ऑफ बी, पे और ऑर्डर फॉर कलेक्शन। आपके पास एक आया है, ठीक है, जैसे मोहन के पास एक आया है, जो अभी हम देख रहे हैं ना सोहन ओनली वाला केस, वो जहां पे लिख दिया हमने पे ओनली सोहन, रिस्ट्रिक्टिव, इसके आगे नहीं जा सकता। या फिर ओनली फॉर सोहन्स यूज, सिर्फ सोहन के यूज के लिए, ये वर्ड्स है आप क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ सोहन्स यूज, इसका मतलब वही है कि सिर्फ सोहन यूज कर सकता है, ठीक है, सिर्फ सोहन के अकाउंट में ही जाए, ऐसा वाला कि ओनली ऑन अकाउंट ऑफ सोहन। तो सिर्फ उसी का नाम जब स्पेसिफिकली आप स्पेसिफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं पार्शल। पार्शल में ना थोड़ा कुछ इनकम्प्लीट रहता है। पार्शल में कैसा रहता है, ए होल्ड्स अ बिल ऑफ ₹1000, ए के पास एक बिल है 1000 का, इसने क्या किया, एंडोर्सेस इट एज पे बी और ऑर्डर ऑफ ₹500। आपने पहली बात तो क्या लिख दी कि मेरे पास ये बिल है, मैं आगे ट्रांसफर कर रही हूँ, ये ना आपको बी को पे करना है, ठीक है। जैसे कि ए और बी के बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, तो पैसे किसको मिलते हैं, ये ड्रॉअर होता है, ये ड्रॉ ही होता है, ड्रॉअर को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो बी ने बोल दिया पास करते टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज पे ओनली ए, ठीक है। तो ये ठीक है, ये इसने लिख दिया, पर ये कितने का था, 1000 रुपीज का, इसने लिख दिया और ₹500। अभी क्या हुआ, 1000 नहीं पे करना है आपको, सिर्फ 500 पे करना है। शायद 500 ये पे कर चुका होगा या 500 ये किसी और से दिला रहा होगा, ठीक है। तो पार्शल हो गया ना ये। अभी इसको ए को इस पर्सन से कितने पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ 500 रुपीज, आधे पैसे मिल रहे हैं, तो इसको हम पार्शल एंडोर्समेंट कहेंगे कि अभी ना सिर्फ 500 ही देने हैं। तो आपने स्पेसिफिकली लिख दिया कि ए को ही दो, और अपन और लिखते हैं ना, और ऑर्डर आगे, तो और ऑर्डर ऑफ ₹500 ओनली। तो आपका ये आधा है, अभी ये इनकम्प्लीट है ना, पूरा 1000 का कंप्लीट एंडोर्समेंट नहीं हुआ है। बाय मेकिंग हिज, अब आ गया कंडीशनल और क्वालिफाइड। कंडीशनल पता है आपने, कोई कंडीशंस वगैरह लगा के या क्वालिफिकेशंस लगा के कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या ये कोई भी चेक आपने एंडोर्स किया। इसमें कैसा होता है, विच लिमिट्स और नेगेटिव्स द लाइबिलिटी ऑफ द एंडोर्सर, एंड एंडोर्सर में लिमिट इज लाइबिलिटी इन द फॉलोइंग वेज। कैसे, सबसे पहले बाय सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, वर्ड क्या लिखा है, सैंस रिकोर्स। इसमें क्या होता है ना, बाय मेकिंग इट क्लियर कि हमको लाइबल मत ठहराना, by making it clear that he does not incur the liability of an endorser to the endorsee for subsequent holders, they should not look into him in case of dishonor of the instruments। बहुत क्लियर कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे
ए ने एक चेक दिया है, ठीक है, किसको दिया है, बी को दिया है, बी ने किसको दिया, सी को दिया। अगर यहाँ पे ये बोल दे सैंस रिकोर्स, ठीक है, इसका मतलब है सी सुन लो तुम, डी को दोगे ना, इसके बाद ई को दोगे ना, मेरे पास मत आना डिसऑनर के लिए, मेरी इसमें एंडोर्सर हूं। अभी चेक किसको मिला था, बी को, बी आगे आगे कर रहा है, बी कौन है, एंडोर्सर। एंडोर्सर बोल रहा है मेरी इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर मैं तुम्हें ये चेक दे रही हूँ तो इसमें अगर डिसऑनरमेंट होता है तो मैं लाइबल नहीं रहूंगा। हमने एक केस कल क्वेश्चन भी देखा था जिसमें हो रहा था कि ए ने बी ने सी ने डी को दिया, बताओ कौन कौन लाइबल है। हमने उसकी देखी प्रायर पार्टीज लाइबिलिटी, हमने कल पढ़ा था प्रायर पार्टीज लाइब, तो जितनी जितनी लाइबिलिटीज थे हम सबको लाइबल ठहरा रहे थे। फाइनल पेमेंट हमें पता है फर्स्ट पर्सन करेगा, उसके आंसर में भी हमने ये डिसाइड किया था कि हर कोई पे करेगा। जैसे हमने माइनर वाला क्वेश्चन देखा था तो हमने उसका आंसर समझा था कि माइनर को आप ठीक है कोर्ट में खड़े करोगे पर उसको लाइबल नहीं करोगे, आप फर्स्ट पर्सन को लाइबल करोगे, ठीक है। इसमें सैंस रिकोर्स में वो बोलते रहे मैं माइनर नहीं हूं पर मेरे को लाइबल मत ठहराना, ठीक है। तो आपने कंडीशन लगा दी, मैं चेक एंडोर्स जरूर करूंगा लेकिन मेरे को लाइबल आप मत ठहराना। तुम क्या, तुम्हारे आगे जितने भी होल्डर आएंगे कोई भी मुझे लाइबल नहीं ठहराएगा। आई एम मेकिंग इट क्लियर दैट दिस कैन नॉट बी रिकोर्स टू मी, मेरे पास वापस मत आना। The endorser excludes his liability by adding the word sans recourse या without recourse। पे ऑर्डर, पे ए और ऑर्डर sans recourse, इसने क्या किया, आगे दे दिया और sans recourse लिख दिया कि बी तुमको मैं दे रहा हूं पे बी एंड sans recourse, मतलब आगे तुम कितना भी ट्रांसफर करो मैं लाइबल नहीं रहूंगा, मैं एक्सक्लूड हूं फ्रॉम द लाइबिलिटी। दूसरा है बाय मेकिंग हिज लाइबिलिटी डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विच मे नेवर हैपन, मतलब मैं तुमको एंडोर्स कर रहा हूं पर मैं ऐसी एक कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर ये हुआ ना तो मैं लाइबल नहीं रहूंगा, ठीक है, या फिर ये हुआ ये नहीं हुआ तो मैं लाइबल रहूंगा, कैसी भी कंडीशन, ठीक है, जो कंटिंजेंट हमने हर जगह पढ़ा है। जैसे द होल्डर ऑफ द बिल में एंडोर्स इट दस पे ए और ऑर्डर हिज मैरिंग बी, ठीक है, मतलब आपने पे ए को किया और ऑर्डर दे दिया अगर तुम बी से शादी करोगे तो मैं लाइबल रहूंगा वरना मैं लाइबल नहीं रहूंगा। तो हो सकता है उसकी शादी हो सकता है नहीं हो, ठीक है। इन सच केस द एंडोर्सर विल नॉट बी लाइबल अंटिल ए मैरीज बी, तो जैसी ही शादी होगी तब मैं लाइबल होऊंगा, नहीं तो मैं लाइबल नहीं रहूंगा। सबको समझ आ गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा पहले, एंडोर्समेंट, उसके बाद हमने उसके क्लासेस देखे, जनरल, स्पेशल, रिस्ट्रिक्टिव, पार्शियल, कंडीशनल। जैसे हमने क्रॉसिंग ऑफ चेक्स में तीनों देखे थे, पार्शियल, रिस्ट्रिक्टिव, स्पेशल, तो वैसे ही पार्शियल और कंडीशनल, जनरल, रिस्ट्रिक्टिव और स्पेशल तो वैसे ही है, पार्शियल और कंडीशनल इसमें कोई नहीं चाहती। पार्शियल में आपने आधा अमाउंट लिख दिया है और कंडीशनल में आपने कंडीशन लगा दिया और सैंस रिकोर्स लगा दिया, ठीक है। अब नेगोशिएशन बैक, नेगोशिएशन बैक में क्या होता है, व्हेन द एंडोर्सर नेगोशिएट्स एन इंस्ट्रूमेंट अगेन बिकम्स द होल्डर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ए ने बोला ये चेक ले लो, किसको बोला, बी को, ठीक है। अब घूम फिर के क्या होता है ना, घूम फिर के इसने भी कहीं ना कहीं पेमेंट करनी है, पेमेंट लेनी है, घूम फिर के इसी के पास चेक आ गया और यही होल्डर बन गया, ठीक है। तो ये होता है नेगोशिएशन बैक। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ए द होल्डर ऑफ बिल, ठीक है, ए क्या है, होल्डर है, उसने क्या किया, एंडोर्स इट टू बी, बी ने किसको किया, सी, सी ने किसको किया, डी को, एंड एंडोर्सेस अगेन टू ए। अभी डी की भी ए के साथ डील चलती थी तो उसने वही चेक उसको ही दे दिया, तो ये क्या हो गया, नेगोशिएशन बैक, ठीक है। बाद में कंफ्यूज ना हो इसलिए वहां लिख दो एंडोर्सर becomes holder। अल्टीमेटली पेमेंट उसी को मिलनी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखना, नेगोशिएट इतना छोटा सा है पर सबको समझ आ गया ना कि ऐसे से घूम फिर के अगर उसके पास आएगा तो आपको क्या लिखना है, नेगोशिएशन बैक, जहां पे एंडोर्सर क्या बन जाता है, वापस होल्डर बन जाता है। फिर नेगोशिएशन ऑफ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट और दैट ऑब्टेन बाय अनफुल लॉफुल मींस। अच्छा, जब हमने कल पढ़ा था फॉर्जरी और उसकी जब होल्डर इन ड्यू कोर्स या होल्डर हम पढ़ रहे थे, तो सपोज किसी को फॉर्जरी थेफ्ट से अगर कोई चेक मिल रहा है तो क्या वो होल्डर इन पोजेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ही कैन नॉट रिकवर दैट अमाउंट, ठीक है, उसके पास ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर दैट
amount. When a negotiable instrument has been lost or has been obtained from maker, acceptor, holder thereof by means of an offense or fraud or for an unlawful consideration. अभी क्या हुआ, आपको किसी से मिला है लेकिन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड मिला है, ठीक है, जाली साइन करके मिला है, ठीक है, या फिर कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन, कोई अनलॉफुल मीन्स, कोई उसके दिमाग में इलीगल बात है और तो आपके पास वो चेक या फिर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है. नो पोजेसर और एंडोर्सी, एंडोर्सी यानी जिसको मिला है, तो अपन पोजेसर इसमें नया वर्ड आया, अपन एंडोर्सी वर्ड से समझेंगे. हु क्लेम्स थ्रू पर्सन हु फाउंड और ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू thereon from such maker, acceptor or from any party prior to such unless such possessor or some person through he claims was holder in due course. अच्छा, बहुत क्लियरली समझो, यहां पे लिख लो गुड फेथ. अगर आपको अनलॉफुल मीन से कोई चेक मिला है, आपने गुड फेथ में लिया है, हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स में यही पढ़ा था कि हमें नहीं पता सामने वाले ने ऑफेंस करके चेक लेके आया है, सामने वाले ने फॉर्जरी करके चेक लेके आया है, तो हम एंटाइटल हैं उस मनी को रिकवर करने के लिए क्योंकि हम गुड फेथ में वो ले रहे हैं. पर अगर हमें ये चीज पता है तो हम नहीं ले सकते, और हमें फ्रॉडजरी और ये सब के लिए अगर बाद में हमें रिकवरी नहीं हो पा रही है तो हम अपने आप को कंसिडर होल्डर अलग चीज है और होल्डर इन ड्यू कोर्स अलग चीज है. देखो दो चीजें हैं, एक होल्डर है, होल्डर में हमने पढ़ा है फॉर्जरी, और आपके ड्यू कोर्स में अगर फॉर्जरी और थेफ्ट के केस में अगर आपको कोई मिलता है तो आप होल्डर नहीं खिलाते. उसमें कंफ्यूज मत हो ना, तुमको ऐसा क्वेश्चन आएगा कंसिडरिंग कि क्या वो होल्डर है, नहीं है, क्योंकि उसको फॉर्जरी और थेफ्ट के केस में. अब जब अगर रिकवर ऑफ अमाउंट की बात कर रहे हैं और तुमको क्वेश्चन में लिख दिया होल्डर इन ड्यू कोर्स, तब तुम्हें ये स्पेसिफाई करना है कि क्योंकि उस पर्सन ने गुड फेथ में चेक और वो सब लिया था, उसे नहीं पता था कि वो फॉर्जरी है, तो आपको क्या करना है, उसे पे वो इंटाइटल है पैसे लेने के लिए. थर्ड थिंग, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड. जब आप एंडोर्समेंट पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट में केस में लिखा है अगर आपका नेगोशिएशन लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट से आया है तो आप पहली बात होल्डर इन ड्यू कोर्स रहोगे, तो आप पैसे लेने के लिए एंटाइटल हो, ठीक है. तो कंफ्यूज मत होना. देयर आर थ्री थिंग्स विच वी हैव फॉलोड. पहले हमने होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ा था, मैं तुम लोगों को आज होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस भी भेज दूंगी. फॉर लाइफ टाइम अपने को कभी दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट क्या होता है, जब एक बार प्राइमरी लाइबिलिटी अराइज हो गई है, आपने आगे आगे दूसरे की लाइबिलिटी अराइज करने की कोशिश की है, यानी कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पर आपने आगे एंडोर्समेंट करने की बात की है. अब अगर एंडोर्समेंट करते टाइम इस पर्सन ने फॉर्जरी करी है, ठीक है, एंडोर्समेंट करते टाइम इस पर्सन ने फॉर्जरी करी है, कैसे होता है देखो, ए बी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो भी, ठीक है, उसके बाद सी ने भी प्रॉपरली बी से ले लिया. अब सी को क्या करना है, डी को देना है, तो डी को देना है तो उसने क्या किया, ए के जाली साइन कर दिए क्योंकि उसे एंडोर्स करना था, ठीक है. जब तुमने ये किया है ना, तो अगर इसने गुड फेथ में लिया है, इसे नहीं पता कि यार इतना उसमें फ्रॉड है या अनलॉफुल मीन्स है, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा और ये लाइबिलिटी क्लेम करने के लिए खड़ा हो सकता है कि यार मेरे को मेरे पैसे मिलने चाहिए, मैंने गुड फेथ में इस पर्सन से चेक लिया, मुझे नहीं पता. सपोज इसको चेक देना है डी को, और सी उसको बता रहा है कि यार इसमें ए के साइन होने थे पर वो है नहीं और मैं तुम्हें जाली साइन करके देता हूं, तो डी को पता था तो वो फिर क्लेम नहीं कर सकता. अच्छा, अब तुम लोगों के दिमाग में मैम ये क्वेश्चन कैसे उठेगा कि उसको पता है कि उसको नहीं पता है, वो कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है, वो कोर्ट अपने आप एविडेंसेस निकाल लेता है कि पता है कि नहीं पता है. आप अपनी बातों से प्रूफ कर पाते हो कि आपको नहीं पता था तो ठीक है, आप नहीं कर पाते हो तो हम मान लेते हैं कि आपको पता था. तो कोर्ट उल्टा चलता है, तुम आके प्रूफ करो कि तुम्हें नहीं पता था, ठीक है. तो उसने अगर प्रूफ कर दिया तो फिर वो बच जाता है. अब आ जाते हैं फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट. हमने पढ़ा है कि जब भी फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट होता है तो इन केस ऑफ फॉर्ज इज वर्थ स्पेशल नोटिस. इफ इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्स्ड full, it cannot be negotiated except
by an endorsed signed by person to whom or whose order the instrument is payable for the endorsee obtain the title through his एंडोर्समेंट। जब आप बहुत सारी अजीब अजीब सी घुमा घुमा के इंग्लिश लिखी है, जब आप एंडोर्स करते हो तो आपको साइन करके खुद का कि मैं आगे एंडोर्स कर रहा हूं, मैं मेरे को जो टाइटल मिला था वो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसका स्पेशल नोटिस आप देते हो। स्पेशल नोटिस कैसे देते हो कि आप वहां साइन कर रहे हो, ठीक है। अभी हमने पढ़ा टू ए और ऑर्डर, तो जब ऑर्डर पे आप ट्रांसफर करो तो आप लिख दे रहे हो सोहन और सोहन एन ऑर्डर, या सोहन ओनली 1000 का 500 ओनली। तो आप जब ये लिख रहे हो तो ये स्पेशल नोटिस है कि यस आई एम एंडोर्सिंग समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ बिल इज एंडोर्स्ड पे ए और ऑर्डर, ए एंडोर्सेज इट इन ब्लैंक एंड इट कम्स इनटू हैंड्स ऑफ बी। ए को मिला था, ठीक है, ए को एक मिला, ए ने एंडोर्स किया किसको, बी को, हु सिंपली डिलीवर्स टू सी। अभी जो एग्जाम्पल देखा ना वैसा ही है, सी फॉर्जेस बीज एंडोर्समेंट एंड ट्रांसफर इट टू डी। अभी सी ने क्या किया, यहाँ पे जाली साइन किए, ठीक है। अब here D as the holder does not derive the title through the forged endorsement of B, but the genuine endorsement of A can claim the payment from any of the parties to the instrument spite of intervening forged instrument। अभी क्या हो रहा है, कहांगे एग्जाम्पल, एक चेक आया था उसमें लिखा था पे ए और ऑर्डर, किसको पे होना है, ए को होना है, ठीक है ना, और किसी को भी ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट किसको मिलनी है, ए को। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा होता है कि दूसरे पर्सन को पेमेंट मिलती है और वो आगे आगे ट्रांसफर कर सकते हो आप। इसने ये लिख के आगे बी को दे दिया कि भाई मेरे को इतने पैसे मिलने हैं, ठीक है। बी ने क्या किया, सी को दे दिया, ठीक है। सी ने क्या किया, डी को दे दिया। अब जो सी ने दिया ना, यहाँ पे बी के जाली साइन करके दिया। हम देख रहे हैं फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट, इससे पहले हमने फॉर्ज नेगोशिएशन पढ़ चुका है, तो कंफ्यूज मत हो, वैसा ही है, बस इसमें क्या हो रहा है, ये वाला पर्सन नहीं दे रहा है, बीच का एक पर्सन आगे एंडोर्स कर रहा है। जब उसने फॉर्जरी करके दी तो डी क्या है, डी ने जेन्युइनली डिराइव किया था वो चीज, ठीक है, पर इसमें फॉर्जरी साइन थे, तो क्या इसको जो पेमेंट मिलनी चाहिए थी क्या वो उसको मिलेगी, क्योंकि वो जब ए देखेगा बोलेगा इसमें तो फॉर्जरी साइन है, या बी देखेगा तो पता चल जाएगा कि फॉर्जरी साइन है। तो जब ये पता चलता है कि फॉर्ज्ड है तब ये सब होता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। जब पता चलेगा कि फॉर्जरी साइन है तब होता है। देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर इट टू डी, हियर डी एज द होल्डर डज नॉट डिराइव हिज टाइटल टू द फॉर्ज, क्योंकि उसमें फॉर्जरी एंडोर्समेंट, हमको पता चल गया कि जाली साइन है, तो क्या उसके पास टाइटल है, नहीं है, ठीक है। बट थ्रू बी, बट द जेन्युइन एंडोर्समेंट ऑफ ए, ए ने जो एंडोर्स किया था बी को, तो ए को तो पेमेंट मिलनी चाहिए ना, राइटली। तो यहाँ पे बस ये बोल रहे हैं इससे पेमेंट मिलेगी, इससे पेमेंट मिलेगी, इससे मिलेगी, ये हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि डी है ना, डी का पता चल गया कि फॉर्जरी साइन है, तो वो कहीं पे भी टाइटल होल्ड नहीं कर पाए क्योंकि पता चल गया कि जाली साइन है। अब इससे आप ना सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो कि एक ने साइन किया ना। एंडोर्समेंट में हम आपको ये सिखा रहे हैं कि जब आगे 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 आप एंडोर्स करते हो तो बीच में अगर किसी ने जाली साइन कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि प्रायर पार्टीज जिन्होंने जेन्युइनली साइन किए थे उनका भी नुकसान हो जाए। जिसने फॉर्जरी साइन की है उसका नुकसान हो और किसी का नुकसान नहीं हो। तो जो प्रायर पार्टी है ए, वो क्लेम कर सकता है कि सर मैंने तो राइट साइन किया था ना, तो आप मेरा पैसा मुझे दिला दो। ये सब कोर्ट में होता है, तो इसलिए सेक्शंस मेंशन्ड है। जब भी आपके पास कोई ऐसा मैटर आएगा कि यार एक चेक है वो आगे आगे ट्रांसफर हो गया, अब ना मैं निकाल नहीं पा रहा हूं उससे पैसे, तो क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि बैंक ने बोल दिया कि इसमें फॉर्ज सिग्नेचर है, तो पता चल गया फॉर्ज सिग्नेचर है। भैया आपके पास फॉर्ज सिग्नेचर वाला पाया है, आप अपनी पार्टी से बात करो, उसने आपके साथ गलत किया है, तो आप कोर्ट जाओगे, तो कोर्ट ये नहीं बोलेगा पूरा चेक कैंसिल। फर्स्ट पर्सन जिसने दिया था उसने जेन्युइनली दिया था, सेकंड पर्सन ने जेन्युइनली दिया, थर्ड पर्सन ने उन सबको क्लेम मिलने चाहिए। अब जो सी है, जैसे सी हमारा थर्ड पर्सन है, उसने फॉर्जरी, उसको हम कुछ पैसा नहीं देंगे। आगे उसने फॉर्ज सिग्नेचर वाला दिया, तो डी समझे सी से कि भाई तुम राइट, पैसा तुम्हें कैसे निकलवाना। ए और बी ने सही कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उनको पैसा मिलना चाहिए। अभी समझ आया? पीछे पीछे करते जाते हैं ना अपन, उसी को ही बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो यही अब देखो हमने कल
प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंक कर देखा था। अभी अगर ABCD सबका एक बैंक में एक ही ब्रांच में अकाउंट है, HDFC में सबका अकाउंट है, ठीक है, जब इसके पास आया, इसने किसकी फॉर्जरी की थी, बी की, तो बैंक को पता चल जाएगा ना कि यार ये तो हमारा ही कस्टमर है, इसने हमारे कस्टमर की फॉर्जरी साइन की, बी का साइन है ही नहीं, ऐसे पता चलता है, ठीक है। और जब नहीं पता चलता है तब आप बैंक को नहीं ब्लेम कर सकते कि आप हमारा क्लेम कैसे वहां तक पहुंचा रहे हो, बैंक बोलेगा मेरे को सबके साइन नहीं पता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ, हाँ, फॉर्जरी। वही बोल रहे हैं ना, अगर पता चलता है तो ये मैटर होता है, नहीं तो सब कुछ सीधा सीधा। क्या तुमको क्या लगता है फॉर्जरी सिग्नेचर नहीं होते, होते हैं ना। मैं पॉज करके तुमको ऐसे बहुत केसेस बताऊंगी कि कैसे फॉर्जरी सिग्नेचर होता है, आई कैन टीच यू कि हाउ पीपल डू फॉर्जरी, एंड यू कांट इवन, मतलब इतना सा भी आपको डिटेलिंग नहीं पता चलेगी कि इट इज नॉट, देयर आर मशीन्स विच यू नो चेक, बट कोर्ट्स में देयर इज नो सच मशीन, ठीक है। बैंक्स में नाउ दे आर सम थिंग्स जो एक्सपर्ट बैठते हैं कि चेक करें कि ये नहीं है, पर नॉट एवरी बैंक, दे आर शेड्यूल्ड बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स, ये सब इतने लोग नहीं बिठाते ऐसे। तो अभी अपने पास इतनी टेक्नोलॉजीज एवरीवेयर अवेलेबल नहीं है जहां आप चेक कर सको कि आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज और ये सब फॉर्जरी करके आया है, बट देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक जो पीपल डू फॉर फॉर्जरी, ठीक है, लास्ट में बताऊंगी। चलो, बिल ऑफ एक्सचेंज, द ड्रॉई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और एज सच। अभी क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज याद है सबको, ड्रॉअर ड्रॉई, और वो पर्सन एक्सेप्टेंस करता है कि 3 महीने बाद पे कर दूंगा, वही लिखा हुआ है कि आप बस उसमें लिख दो। तो जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपकी लाइबिलिटी नहीं अराइज होती। जब आपने लिख दिया कि यस आई एक्सेप्ट, आई एम द एक्सेप्टर, मतलब ड्रॉई जब एक्सेप्टर बन जाता है तब वो बन जाता है कि हाँ मैं लाइबल हूं। अगर वो नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट आप कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं कर सकते। अ ड्रॉई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, वर्ड क्या लिखा है, ड्रॉई, as such has no liability on any bill addressed to him for acceptance or payment। तो तब तक उसकी liability नहीं आएगी जब तक वो acceptance नहीं देता। A refusal to accept or pay such bill gives the holder no right against him। अगर उसने refuse कर दिया कि मैं accept नहीं करूंगा तो आप उसके against claim नहीं करोगे। The drawee becomes liable only after he accepts the bill। The acceptor has to write the word accepted on bill and sign his name below it। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ड्रॉयर ने तो ड्रॉ किया, ड्रॉई ने लिया तो सही, पर एक्सेप्टेंस नहीं की। देखो, जब भी जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि मैं आपको इतना गुड बेच रहा हूं और मैं आपको इसका बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं, तो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं करेगा तब तक गुड्स हम नहीं भेजेंगे। तो जब वो एक्सेप्टेंस लिख देता है तब हम गुड्स भी ट्रांसफर कर देते, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस ही प्रूफ है दैट ही विल पे अस इन 3 months, एंड देन इफ ही डजंट पे हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे फॉर द क्लेम, ठीक है। तो ये जो रिफ्यूजल वर्ड है उससे कंफ्यूज मत होना, अगर वो रिफ्यूज कर देगा तो हम भी गुड्स नहीं देंगे। The acceptance of the bill is the indication by the drawee of his assent or the order of the drawer, ठीक है। उसके बाद when the drawee writes across the face of the bill of the word accepted and signs his name underneath, he becomes the acceptor of the bill, ठीक है। सबको समझ आ गया, वहां साइन करके वो समझ जाते हैं कि अब ये एक्सेप्टर है। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स पर तब हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, याद है किसी को? कोई और पर्सन आके बोलता है उसको ऑनर करने के लिए कि नाउ द ड्रॉई कैन नॉट पे द पेमेंट, तो एक्सेप्टर फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर के लिए एक पर्सन आता है जो हमने देखा था जी अलग से उचक के आए कि आई विल बी पेइंग फॉर हिम, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। फैन बंद करूं कि एसी? अरे यार, यार नम्रति ये लो ना, टफ लाइफ, ठीक है। अब आ जाओ प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। क्या होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस? जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लो एक्सेप्टेंस कर लो, या फिर जब अब तुमने एक्सेप्ट किया था ये लो अब पे कर दो हमारा अमाउंट, ठीक है। इट इज ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज दैट रिक्वायर्स प्रेजेंटमेंट फॉर
एक्सेप्टेंस। ये किस में होता है? सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में। इवन दीज आर सर्टेन काइंड्स ओनली। बिल पेबल ऑन डिमांड और ऑन अ फिक्स डेट नीड नॉट टू बी प्रेजेंटेड। जब डिमांड और डेट लिखी हुई है तब आपको प्रेजेंट नहीं करना है। Thus, a bill payable 60 days after the due on happening of a certain event may or may not be presented for acceptance। अब अगर आपने कोई कंडीशनल लगा दी है कि भाई इतने दिन में अगर ये कंडीशन हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, तो ये प्रेजेंटमेंट आपका उसमें डिपेंड करता है। तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंटेड, बट फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस। कौन कौन से? एक होता है बिल पेबल आफ्टर साइट, यानी कि जब आपने एक्सेप्टेंस कर दी थी और वो टाइम आ गया है, ठीक है। इसमें लिखा है प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी टू ऑर्डर फिक्स मेच्योरिटी ऑफ द बिल्स। फिर अ बिल इन विच देयर इज एन एक्सप्रेस स्टिपुलेशन दैट इट शैल बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब आपकी डील में ही लिखा है कि पेमेंट के पहले हमारे पास लेके आना बिल, तब हम इसको पे कर देंगे। तो आपने स्टिपुलेशन मतलब कंडीशन, आपने पहले ही कंडीशन लगा दी थी कि सर मैं आपसे गुड्स तो ले रहा हूं, लेकिन मैं पैसा तब दूंगा जब प्रेजेंटमेंट करोगे मेरे सामने इस बिल का, ठीक है। ये कंडीशन है। जब एक्सप्रेसली आपने बोल दिया है कि इसका पेमेंट होने से पहले प्रेजेंटमेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक आफ्टर साइट है कि जब हमने एक्सेप्टेंस दिखा दिया है तो वो साइट आ गई है कि नाउ यू हैव एक्सेप्टेड, या फिर आप बोल रहे हो नॉट सपोज। देखो आफ्टर साइट में कैसा होता है, एक होता है एक्सेप्टेंस, तो आप प्रेजेंटमेंट कर दो कि आपने एक्सेप्टेंस की कोई टाइम फिक्स पीरियड नहीं है। एक होता है जब आप एक्सेप्टेंस करने के बाद उसमें लिख रहे हो आपने प्रेजेंट किया नॉन एक्सेप्टेंस, तो ये आफ्टर साइट का एक सीन है कि आपने गुड्स लिए थे, बिल हमने एक्सेप्ट किया था, आपने आगे एंडोर्स किया और किसी पर्सन ने लिख दिया नॉन एक्सेप्टेंस, हमें तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, ए है बी है, आपस में बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है। बी ने क्या किया, सी को दिया कि सुन ए को पे कर देना, ठीक है। अब बी ने तो एक्सेप्टेंस लिखा था तभी आगे बात हुई है, सी ने लिख दिया नॉन एक्सेप्टेंस। बी तो बीच से छूट गया ना, क्योंकि उसको लग रहा था सी ए को पे करेगा। तो जब ए के पास बिल आता है नॉन एक्सेप्टेंस का, तब आफ्टर साइट क्रिएट होती है, तब वो बी को पकड़ेगा कि भाई ये बिल का पेमेंट कर दो, तब हम प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ये करेंगे, प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल करेंगे कि भाई अब तुम्हें से पे करना, यू एक्सेप्टेड इट बट वेन एवर यू हैव एंडोर्स्ड इट, तो उस पर्सन ने हमारा पैसा एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आफ्टर साइट। तुम्हें लिखना है आफ्टर साइट तो लिख दो नॉन एक्सेप्टेंस वहां पे। इस चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे बहुत सारी चीजें, तो हर पैराग्राफ का ना एक छोटा सा क्रक्स हम बना लेंगे जैसे चैप्टर एंड होगा, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और जो हमें याद करना है वो हमने क्लास में ऑलरेडी याद किया हुआ है, अभी हम सिर्फ समझते जा रहे हैं, घर पे जाके रीड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन थोड़ा बहुत क्लैरिटी, तो हम हर पैराग्राफ के आगे छोटा सा लिखते हैं, क्योंकि इसमें सब कहीं एंडोर्समेंट की बात है तो कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज की, फिर बीच में चेक भी आ गया, तो हम सब कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि यार कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही, तो हम वहां लिख देंगे साइड, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी और लॉन्ग टर्म के रिवीजन के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट। फिर फॉलोइंग आर द पर्संस टू हुम अ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रेजेंटेड, द ड्रॉई और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। ऑफ कोर्स आप किस किस को होगे, खुद ड्रॉई के पास एक्सेप्टेंस ले जाओगे या फिर उसके एजेंट के पास। इट देयर मे बी मेनी ड्रॉइज बट बिल मे बी प्रेजेंटेड टू ऑल ऑफ देम, सबको दे दो भाई, तुम लोग नहीं पे कर रहे हो सबको दे दो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो डेड है तो, इंसॉल्वेंट है तो उसके ऑफिशियल रिसीवर या फिर असाइनी। द टू द ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, हमने पढ़ा है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ड्रॉई है बच्चे, ड्रॉई जो पर्सन पैसे, हाँ जब हम पे नहीं कर पाते तो कोई और बोल दे रहा है कि भाई हम इसका पे कर दे रहे हैं, तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, तो आप उसको भी प्रेजेंट करोगे क्योंकि आप बने थे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। फिर एक्सेप्टर फॉर ऑनर के सामने भी प्रेजेंट कर लो, क्योंकि आपने कहा था आप इसे एक्सेप्ट करोगे, तो अब आप इसे एक्सेप्ट करो और पेमेंट करो। ये दोनों चीजें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के ही पॉइंट्स में पढ़ी है, वही चीजें लिखी है। अब आ जाते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस व्हेन एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब जब आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो, ठीक है, अभी नहीं पे करना ये वो, तो ऐसे टाइम पे आप प्रेजेंटमेंट करोगे। जैसे द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड एट रीजनेबल सर्च, खुद ही पर्सन नहीं मिल रहा है। इज इट फिक्टिशियस पर्सन और वन केपेबल ऑफ इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ऐसा कोई पर्सन है जिसका नाम नहीं मिल रहा और वो इनकेपेबल है, तो मतलब कहीं ना कहीं जब नाटक कर रहे हैं वो, ये सारे एक्सक्यूजेस मिलते तब आप प्रेजेंटमेंट ऑफ
एक्सेप्टेंस करते हो. ऑल्दो द प्रेजेंटमेंट इज इरेगुलर, द एक्सेप्टेंस हैज बीन रिफ्यूज्ड ऑन सम अदर ग्राउंड. किसी और, मैंने बोला ना वो एक्सक्यूजेस बनाते हैं जब, तो अगर किसी और ग्राउंड पे वो रिफ्यूज करे तब आप प्रेजेंटमेंट करोगे. प्रेजेंटमेंट कुछ नहीं है, क्लियरली आप सामने वाले के पास जाके लड़ रहे हो कि भाई हमारा पैसा दो. आप प्रेजेंट करो सामने के सामने, देखो ये बिल था, इसमें आपका साइन था और आप उससे पेमेंट मांग रहे हो. प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट. अभी तक आप एक्सेप्टर ढूंढ रहे थे, अब आप पैसे मांगोगे. ठीक है, वही चीज यहाँ पे दी है. इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली किस लिए इशू होता है? पेमेंट के लिए. उसमें नोट्स यही लिखे रहते हैं कि हम इस पर्सन को इतना अमाउंट पे करेंगे. ठीक है, तो वेदर ऑल नोट्स, बिल्स एंड चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट देयरफॉर रिस्पेक्टिवली. अभी तक हम देख रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो पे करते हैं. बाकी सारों में क्या होता है? पेमेंट होती है डायरेक्टली. एक्सेप्टेंस वर्ड आने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करोगे. जो हमने ऊपर पढ़ा है वही चीज नीचे लिखी है, बस इधर पे वर्ड क्या कर दिया है? पेमेंट. तब आप क्या कर रहे थे? एक्सेप्टेंस लो और पे करो. अब जितने नोट्स है, चेक्स हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज, ऊपर सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही थी. ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना, मार्क करना है तो कर लो. जब आपने क्या किया, आगे आगे एंडोर्स करते गए. ठीक है, हमने अभी देखा कि वो सी ने बोल दिया नॉन एक्सेप्टेंस, तो वो बी के पास गया कि इसे एक्सेप्ट करो. ठीक है, अभी क्या हुआ? सी ने आगे और एंडोर्स किया होगा, टी ने आगे एंडोर्स किया होगा. तो देयर इज अ पैटर्न विच एवरीबडी फॉलोज फॉर एंडोर्समेंट. हमने देखा है डैश करके, क्रॉस चेक में तो ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आप लिख देते हो पीछे, बैक ऑफ द नेगोशिएशन करना हो अगर तो अगर आपने बिल के पीछे लिखा है तो अब वो आपको नाम क्लैरिटी नहीं मिल रही. और फिक्टिशन में यहाँ भी होता है, जैसे आप मोहन लिख देते हो, भैया कौन मोहन? दुनिया में तो कितने मोहन है. ठीक है, तो अगर आपको वो क्लियरली मोहन नहीं समझ आ रहा, जो इसी डील ऑफ लाइन में है, जहां जहां आप बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो बन जाता है फिक्टिशियस नेम. हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कौन है. ठीक है, इसमें भी फिर है कि पेमेंट के लिए कब एक्सक्यूजेस आप देते हो. बोल रहे हो बिजनेस प्लेस नहीं है अब. ठीक है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, किसी ने रख लिया है, आफ्टर मेच्योरिटी पे नहीं कर रहा है, तो आप जाओगे प्रेजेंटमेंट के लिए, भाई मेच्योरिटी हो गया, पेमेंट कर दो. फिर बिजनेस क्लोज हो गया है, तो आप बोलोगे कि ये क्या एक्सक्यूज है, हमें पेमेंट के लिए हमने प्रेजेंटमेंट किया. फिर नो पर्सन प्रेजेंट टू मेक, कोई भी पेमेंट करने के लिए नहीं आ रहा है जिसके नाम स्पेसिफाइड था. ये सारे पॉइंट्स इजी लैंग्वेज में लिखे. विथ होल्ड करके बैठा है कोई आपकी पेमेंट, बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे आप नहीं कर सकते. तो अगर ऐसे एक्सक्यूजेस बनाओगे तो हम प्रेजेंट करेंगे पेमेंट के लिए. जी, एक मिनट, क्या बोल रही हो? हाँ, राइट, करेक्ट. देखो, वो अपन पढ़ रहे थे ए और बी बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में. ठीक है, इसमें आप क्या बोल रहे हो? एक्सेप्ट कर लिया. इसने सी को दिया, एक्सेप्ट कर लिया. इसने डी को दिया, एक्सेप्ट नहीं किया. तो आपने उसको क्या किया? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस. ठीक है, अब ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में. अगर मैं इसको कर दूं चेक, ठीक है, आपको कोई एक चेक मिला था जिससे आपको पे करना, पेमेंट आनी थी, आपने आगे दे दी कि सुन इस चेक का पेमेंट दे दे, इस चेक का पेमेंट दे दे, या फिर आगे दे दी कि इस पर्सन को पेमेंट करनी होनी है. अब बीच में कोई उसे एक्सेप्टेंस वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे बीच में कोई उसे पे नहीं कर रहा है, तब वो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट करेगा. इधर ही पे ले लो प्रॉमिसरी नोट. ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हें इतना अमाउंट दूंगा. बी ने बोला ए देगा, सी ने बोला ए देगा. ऐसे करते करते, मतलब सी ने बोला बी देगा, ऐसे करते करते आगे चला गया सबके पास कि कहीं ना कहीं बीच वाले पर्सन एक दूसरे को पैसे देते रहेंगे. अब अगर किसी ने डिनाई कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो फिर वो उसको प्रेजेंट करेगा फॉर पेमेंट. अब एक और चीज कि अगर 3 महीने का टाइम दिया है आपने, ठीक है, 3 महीने बाद कोई पेमेंट करने नहीं आया बिल ऑफ एक्सचेंज में, आपने एक्सेप्टेंस किया था. ठीक है, 2 मिनट ये निकाल दूं, स्क्रीन चलेगा. डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. अभी पेमेंट भी आएगा, नीचे देखो नॉन पेमेंट है, ऊपर है नॉन एक्सेप्टेंस, तो इधर पे भी कंफ्यूजन नहीं होना. ठीक है, 91 प्रोवाइड द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस. कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको कब कब बोल सकते हैं कि डिसऑनर
हो गया है। When the drawee does not accepted within 48 hours from the time presentment of, अब समझ आ गया कि जब आपने प्रेजेंट किया एक्सेप्टेंस के लिए किस पे, ड्रॉई पे, ए ने बी को बोला भाई तेरे कोई भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसे 48 आवर्स में उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, डिसऑनर हो गया। अब आओ कोर्ट में, ठीक है। When the presentment for acceptance is excused and the bill remains unaccepted, हमने जब एक्सेप्टेंस के 3 ही एक्सक्यूजेस पढ़े, तो अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया और फिर वो रिमेन हो गया अनएक्सेप्टेड, जैसे हमें बंदा नहीं मिल रहा है फिक्टिशियस नेम पे और कोई अदर ग्राउंड्स पे वो एक्सक्यूजेस दे रहा है, फिर द ड्रॉई इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अब वो इनकम्पिटेंट हो गया तो वो पे भी आपके नहीं कर पाएगा, तो आप उसको बोल दोगे कि डिसऑनर हो गया। व्हेन द ड्रॉई इज फिक्टिशियस पर्सन एंड अ रीजनेबल सर्च कैन नॉट बी फाउंड, उसका नाम थोड़ा धुंधला है, क्लैरिटी नहीं है कि ये पर्सन कौन है और मिल भी नहीं रहा, तो हम क्या बोल देंगे, डिसऑनर हो गया। और एक्सेप्ट when the acceptance is a qualified one, qualified मतलब कंडीशनल लगा के आप बोल रहे हो कि भाई एक्सेप्टेंस तब करूंगा जब ये काम पूरा हो जाएगा और गुड्स दे देगा तो एक्सेप्ट करूं, तो आप बोल दोगे ये वाला तो डिसऑनर हो गया है, चलो कोर्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, अगर किसी पर्सन ने फॉल्ट किया है आपके चेक के पेमेंट में, नोट्स में, तब आप क्या करोगे, उसको डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट करोगे। इसके रीजन, इसमें पहली बात तो बताया है कि डिसऑनर कब होता है, जब द चेक्स मेक्स फॉल्ट इन पेमेंट, तो जब भी फॉल्ट इन पेमेंट करोगे तो उसको हम डिसऑनर बोलेंगे। फिर डिसऑनर होता है तो आप उसका नोटिस देते हो। बच्चे जब चेक इशू करते हो ना, तो आपने चेक दिया है, चेक बैंक में लगाया है और बैंक ने बताया है कि डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का नोटिस आता है, ठीक है। तो जो चेक लगाता है ना उसको नोटिस आता है कि ये चेक जो आप दे रहे हो ना बैंक में वो डिसऑनर है, तो आपकी ड्यूटी है कि जिस पर्सन ने आपको चेक दिया था आप उसको बोलो कि भाई तेरा चेक डिसऑनर हुआ है, ड्यू टू नॉन सफिशिएंट ऑफ फंड्स, ड्यू टू डेट, ड्यू टू साइन, कोई भी चीज पकड़ लेते हैं वो लोग, पकड़ते हैं ना छोटी छोटी चीजें की ओवर राइटिंग की है, ऐसी ऐसी चीजों में चेक डिसऑनर हो जाते हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उस पर्सन को नोटिस दो। तो वो चीज यहाँ पे दी है कि जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड ईदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस या फिर नॉन पेमेंट, द होल्डर और सम पार्टी लाइबल देयरऑन मस्ट गिव द नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल अदर पार्टीज हुम सीक्स टू मेक लाइबल, बीच में जितनी पार्टीज हैं सबको बता दो भाई तुमने ये चेक हमें 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 यहाँ तक पहुंचा है, बी सी डी, डी बोल रहा है कि तुम बी से लेके आए, सी से लेके आए, ए से लेके आए, इतने सारे लोगों से लेके आए, सब सुन लो ये डिसऑनर चेक है, तो तुम सब कहीं ना कहीं लाइबल हो, क्योंकि तुमने बोला था सी पे करेगा, डी पे करेगा, ई पे करेगा, तो सबको हमें नोटिस देना है, बस यहाँ पे वही लिखा है। अब नोटिस बाय डिसऑनर अननेसेसरी, नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी, कब नोटिस नहीं देना है, ठीक है। when it is dispensed with or waived by the party entitled thereto, where an endorser writes on the instrument such words, no notice of dishonor waived, जब आपने उस अमाउंट को वेव कर दिया तो आपको किसी पार्टी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग सोचोगे कोई ऐसे पैसे जाने कैसे देगा, पर कई बार किसी की डील हो जाती है आपस में कि ये वाला चेक डिसऑनर हो गया, कोई बात नहीं मैं आपको दूसरा दे देता हूँ, या आपके पास 2 चेक्स आए हैं कि देख लो शायद एक डिसऑनर हो सकता है, तो आप उस चीज को वेव ऑफ कर दोगे, ऐसा होता है, ठीक है। कोई जानबूझ के अपने पैसे वेव नहीं करेगा, इंडिया में तो कभी कोई नहीं करेगा, ठीक है। द ड्रॉअर हैज द काउंटरमांडेड पेमेंट, अब क्या हुआ, जिसको पैसे मिलने थे उसने पेमेंट कैंसिल कर दी, क्योंकि हो सकता है गुड्स उसने डिलीवर नहीं किए हैं, ठीक है, अभी तक पेंडिंग है कुछ गुड्स, तो उसने बोला मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं गुड्स भी नहीं दूंगा, रहने दो, तो चेक अगर आपका नहीं भी लगा है फिर भी तो आप आगे नोटिस मत दो, लगा है और डिसऑनर पता चल गया है तो आप नोटिस किसी को मत दो। क्या हुआ है कि आपके साइड से आप पेमेंट मना कर रहे हो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। when the party charge would not suffer the damage for want of notice, अभी क्या हो रहा है कि आपके नोटिस देने से कुछ फायदा होगा भी नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारे एक्सक्यूजेस देखे नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस के, भाई वो पर्सन मिल ही नहीं रहा है, वो पर्सन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो आपने चेक लगा दिया, डिसऑनर हो गया, अब नोटिस किसको दोगे, तो जिस पार्टी को चार्ज करना है उसको कुछ डैमेज नहीं होगा, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो कि नोटिस नहीं देते। when the party entitled to notice cannot after due search be found, सेकेंड में भी एक दिया, जिसको देना है उसका मिलना भी मुश्किल है, तो आप क्या करोगे नोटिस देके। द ओमिशन टू गिव नोटिस इज कॉज्ड बाय अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, डेथ, डेंजरस इलनेस ऑफ द होल्डर, अब वो भूल गया, ठीक है, लेकिन वो भूल गया है,
अभी क्या हो रहा है, द ओमिशन टू गिव नोटिस इज कॉज्ड बाय अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। आपको बहुत ज्यादा हेल्थ हो गई है, ठीक है, इलनेस हो गई है, बहुत ज्यादा हेल्थ हो गई, बहुत ज्यादा इलनेस हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है, तो आपके लिए क्या है, डेंजर है, आप नहीं दे पा रहे हो नोटिस, ठीक है, तो आपने अवॉइड किया है, ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, आपने अवॉइड किया, तो हम आपको बोल देंगे चलो ठीक है, इस केस में नेसेसरी नहीं था। तो कई बार क्या होता है ना, बाद में जैसे बात उठती है कोर्ट में कि ये पैसे नहीं आए, तो आप बोलोगे क्या हुआ, हमको नोटिस मिला ही नहीं कि डिसऑनर हुआ है, तो जो पर्सन है वो प्रूफ करेगा कि मैंने इस रीजन से, एक पॉइंट, ये ऐसे लॉ पढ़ा जाता है, ठीक है, एक पॉइंट से वो अपने आप को प्रूफ करेगा कि इस जगह पे नोटिस देना नेसेसरी नहीं है, तो आप मेरे को, बाकी केसेस में क्या हो रहा है, खुद ही मना कर रहा है, मिल नहीं रहा है उसको पर्सन, ठीक है, फिक्टिशियस नेम है उस पर्सन का, या फिर कैंसिल कर रहा है पेमेंट, तो कोई बात नहीं, आप खुद ही छोड़ रहे हो उसको। लेकिन अगर आप कोर्ट में अपीयर होते हो, दो लोग कोर्ट में अपीयर हुए हैं, ए और बी, ए बोल रहा है इसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, डिसऑनर हुआ है, ठीक है, बी बोल रहा है मुझे नोटिस ही नहीं मिला है, ठीक है, नोटिस के बहुत सारे रीजन है जहां पे नोटिस नेसेसरी है ही नहीं, तो ए अपने आप को प्रूफ करेगा, सर कोर्ट में लिखा है कि ये वाले पॉइंट में अगर आपकी डेंजरस इलनेस है, आप डेथ हो रही है, तो मेरी पार्टी की डेथ हो गई, तो वो नोटिस कहाँ से देगा, या फिर मेरे को इतनी इलनेस थी कि मैं नोटिस कहाँ से दूंगी, यहाँ पे नेसेसरी नहीं था, आप प्लीज इसको पकड़ो और मेरे पैसे दिलाओ, तो दोनों साइड से चलते हैं पॉइंट्स, ठीक है, लॉ ऐसे पढ़ा जाता है। वे द एक्सेप्टर इज ऑल्सो अ ड्रॉअर, अब वो खुद ही है कहीं ना कहीं घूम फिर के, तो वो क्या किसको नोटिस देगा, ठीक है। फिर द प्रोमिसरी नोट इज नॉट नेगोशिएबल, सच ए नोट कैन नॉट बी एंडोर्स, जैसे कि प्रोमिसरी नोट में आप आगे कभी भी एंडोर्स नहीं कर सकते, अगर मेंशन कर देते हो कि आगे नहीं देना या अमाउंट इससे ज्यादा बढ़ा के नहीं देना, टिकट्स का हमने देखा था स्टैम्प ड्यूटी का, तब आप ये बात नहीं करोगे कि इसको ऑल पार्टीज को नोटिस दोगे, ठीक है, आपस में बात कर लो कि तुम्हारा प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं है। व्हेन द पार्टी एंटाइटल्ड टू नोटिस प्रोमिसेस टू पे अनकंडीशनली, जब जिसको नोटिस मिलना था वो बोलेगा प्लीज मेरे को नोटिस मत दो, मैं पे कर दूंगा, तो नोटिस नेसेसरी नहीं है। अब वो चीज वो लिखित में आपको दे देगा, तो आपको मान लिया जाएगा कि हाँ उसने दे दिया है, कि वो पे कर देगा अनकंडीशनली, जो भी पैसा मैं दे दूंगा मुझे नोटिस मत दो, तो क्या मतलब फिर नोटिस देने का। तो इसे कुछ रीजंस बताए हैं कि कब कब नोटिस देना नेसेसरी नहीं है। शुरू के बहुत पॉजिटिव थे कि खुद ही छोड़ रहा है वो, बीच बीच में लूप होल्स निकाल के दिए कि यार बीमार है, बोल रहा है कि पैसे दे देगा, तब आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। फिर आता है फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में, बच्चे फर्स्ट में लिखा है कि आपने वेव कर दिया है, ठीक है, वेव कर दिया, और दूसरे में बोल रहे हो कि आपने चेक आया है, ठीक है, चेक आया, आप बोल रहे हो कि ठीक है जाने तो दो यार, नहीं चाहिए पैसे, सही बात है। दूसरे में क्या हो रहा है कि आपने भी सामने से कुछ नहीं देना है उसको, तो इसलिए आप उसकी पेमेंट कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। अभी दो पार्टीज के बीच में चलता है ना, अगर ए बोलेगा ठीक है मैं भी आगे के गुड्स नहीं दूंगा, मैंने तो उसको थोड़े से ही गुड्स दिए थे, रहने दो, मेरे को इससे बात ही नहीं करनी, इतना बेकार आदमी है, पेमेंट ही कैंसिल कर दो इसकी। फर्स्ट वाले में आउट ऑफ गुड रिलेशन आप बोल रहे हो कि छोड़ो चलो मैं वेव ऑफ कर देता हूं, आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो ठीक है, ऐसे रीजन। थर्ड सी, when the party charge would not suffer damage for want of notice, देखो क्या लिखा है, पार्टी चार्ज, जिसपे आप बोल रहे हो कि हमें क्या चाहिए आपसे, पैसा चाहिए, would not suffer damage for want of notice, अगर उसको नोटिस मिलता है तो उसको कोई डैमेज नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सामने वाले को अफेक्ट हो और वो हमें उस चीज का पैसा दे, तो नोटिस नेसेसरी कैसे हुआ, सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, तो जब फर्क पड़ेगा तब हम देखो, नोटिस एक देना ड्यूटी हमने ऊपर पढ़ लिया कि भाई डिसऑनर हो रहा है तो आपकी ड्यूटी है कि आप सारी पार्टीज को दो। कहीं कहीं जगह पे हम बोल रहे हैं नेसेसरी नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं नॉट मैंडेटरी कि बिल्कुल ही मत दो, इट इज मैंडेटरी नॉट टू गिव नोटिस इन दीज केसेस, इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नेसेसरी नहीं है इस पर्सन की, इसको नोटिस देने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इधर पे नोटिस नहीं देंगे, ठीक है। आप कोर्ट में आके बता दो, ठीक है, आप ये रीजन कोट कर दो कि सर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा आदमी है कि वो बोल देगा कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मेरे को फर्क ही नहीं, ऐसा होता है। अब जिसके पास पैसा नहीं है तुम उसका खून तो नहीं कर दोगे, तुम उसको नोटिस भेजोगे चेक का, ठीक है, वो बोलेगा मेरे पास पैसा ही नहीं, तुम भेज दो 50 नोटिस भेज दो, मेरे पास तो है ही नहीं ना, चलो कोर्ट में खड़ा करना है कोर्ट में खड़ा कर दो, मैं जेल जाने रेडी हूँ, मेरे को लगा दो तुम जितनी पेनल्टी, मेरे पास तो देने के लिए पैसे ही नहीं है, तो जब उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा तो नोटिस देने का मतलब क्या, वो तो खुशी खुशी कोर्ट चलेगा, हाँ चलो ठीक है जेल में ही रह लेंगे, ठीक है। अब आता है नोटिस, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। बच्चे देखो, नोटिंग के आगे लिख दो ऑफ फैक्ट, नीचे लिख दो प्रोटेस्ट के आगे सर्टिफाई। क्या होता है कई बार कि आप नोटिंग कराते हो नोटरी पब्लिक से, ठीक है,
कि डिसऑनर हो रहा है तो प्लीज इसमें नोटिंग कर दो कि डिसऑनर हुआ है। कई लोग जाते हैं, पर जब आप इसका अटेस्टेशन कराते हो, हमने टीपी एक्ट में पढ़ा है अटेस्टेशन, कि पर्सन स्टैंप लगा देगा, साइन लगा देगा, एक पीछे डॉक्यूमेंट लगा देगा, इट हैज अटेस्टेड बाय, और वो भी जो भी प्रोफेशनल एडवोकेट्स ही करते हैं, नोटरी पब्लिक वाले, फिर उसके बाद उसको हम सर्टिफाइड बोलते हैं। तो नोटिंग एंड प्रोटेस्ट साथ में चलते हैं। तो एक यहाँ पे आ जाएगा 1 नोटिंग, 2 प्रोटेस्ट। ये होता है कि रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स, नोटिंग, ठीक है। और ये होता है सर्टिफिकेशन ऑफ डिसऑनरमेंट, डिसऑनर बस लिखते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे लिखा है। ठीक है, देखो, whether note or bill dishonored, the holder is entitled after due notice of dishonor to sue the drawer and the endorses, provides a convenient method of authenticating the fact of dishonor by means noting. A bill or note is dishonored, the holder may, if so desires, cause dishonor to be noted by notary public on the instrument. अभी क्या हो रहा है, पहली वाली लाइन में बता रहा है कि किसी पर्सन ने पेमेंट के लिए प्रॉमिस किया था, आपस में डील किया था। सेकेंड लाइन में वो क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर वो चीज एंडोर्स हो जाती है, एंडोर्समेंट हो गया, अब वो पर्सन ने डिसऑनर किया है, ठीक है, वो पैसा हमको नहीं आया, आपने नोटरी पब्लिक में जाके ऑन द इंस्ट्रूमेंट या पेपर अटैच टू में लिखवा दिया ये फैक्ट कि दिस थिंग हैज बीन डिसऑनर। हर एडवोकेट आपको ये चीज सजेस्ट करेगा, अच्छा चेक है, चलो चलो फटाफट नोटरी पब्लिक से इसमें नोट करवा लेते हैं। बैंक अब लेकिन बैंक तो क्लियर रिटन नोटिस देता है, तो वो तो आपके लिए बेस्ट प्रूफ है ही डिसऑनर का, क्योंकि बैंक प्रॉपरली इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के देता है कि क्यों डिसऑनर हुआ है, ठीक है। तो नहीं भी तो आपको ज्यादा होशियार हो आप, तो नोटरी चार्जेस पे करके आप उसमें एक नोट भी करा लो, इट इज अ गुड थिंग। तो नेगोशिएबल एक्ट में उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया। प्रोटेस्ट में क्या होता है, इज अ फॉर्मल नोटरियल सर्टिफिकेट अटेस्टिंग द डिसऑनर ऑफ बिल। जब भी आपका ये हुआ है तो आपने एक उसमें अटेस्टेशन कर दिया, एक सर्टिफिकेट लगा दिया कि यस दिस इज अ डिसऑनर्ड बिल, ठीक है। ऊपर से लिख के दिया है, नीचे प्रॉपर सर्टिफिकेशन करके दिया, तो आपने एक नोटरियल सर्टिफिकेट भी लगा लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्चार्ज, ये सब हमको सिर्फ रीड करने थे, नोटिंग और प्रोटेस्ट, ठीक है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या होता है, जब पेमेंट हो गई तो डिस्चार्ज हो गया, हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़ा है, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ इन इंस्ट्रूमेंट में भी इधर डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लाइबिलिटी, दो हो गया। डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कब होता है, जब एक बार जब पेमेंट हो जाती है या कैंसिलेशन हो जाता है और ऑल्टरेशन करना है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, या फिर आप बीच की एक आध पार्टी को उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करो कि भाई तुझे पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गया तो डिस्चार्ज हो गया, बीच में पेमेंट हो गया तो डिस्चार्ज हो गया। वेयर द प्रिंसिपल डेटर बिकम्स द होल्डर, जिसको पैसे पे करने थे वही होल्डर बन गया, तो फिर डिस्चार्ज हो गया। बाय द एक्ट दैट वुड डिस्चार्ज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा एक्ट है जिससे हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। बाय रेनुंसिएशन, ठीक है, यानी वेव ऑफ कर देना, और बाय कैंसिलेशन, ठीक है। अब डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज और पार्टी, ठीक है। अब जो बीच में जिनकी लाइबिलिटीज है उनको कैसे डिस्चार्ज करोगे, बाय कैंसिलेशन ऑफ द होल्डर ऑफ द नेम ऑफ एनी पार्टी टू इट विद इंटेंशन ऑफ डिस्चार्जिंग हिम, आपने उसका नाम कैंसिल कर दिया, इसकी लाइबिलिटी यहां नहीं रहेगी। जब भी ए बी सी डी ऐसे हो रहा है, ठीक है, आगे आगे सबका नाम आ रहा है, अब बीच में किसी ने उसका नाम कटवा दिया कि अपन 3 डील कर लेंगे लाइबिलिटी में, इसकी लाइबिलिटी अपन नहीं रखेंगे, तो अपन ने उसको बीच से हटा दिया। हो सकता है उसने अपना पेमेंट बीच का पैसा दे दिया हो, तो उससे बीच में नहीं रहना। कई बार सबका सेम अमाउंट नहीं होता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उसका कम अमाउंट था, उसने अपना पे करके वो साइड हो गया, तो अपन ने उसका नाम काट दिया कि मेरे को लाइबल मत ठहराना, ठीक है। बाय रिलीज, ठीक है, विद व्हेन द होल्डर रिलीजेस एनी पार्टी टू इंस्ट्रूमेंट, मतलब पे कर दिया और उसको रिलीज कर दिया। डिस्चार्ज बाय सेकंड पार्टीज एंडोर्सर्स, अब आपने आगे आगे एंडोर्स कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है, तो अब आप सैंस रिकोर्स बोल देते हो, मुझे आगे लाइबल मत करना। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर, कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो एनी विच वे आप उसको लाइबल नहीं ठहराओगे। While allowing the drawer more than 48 hours to accept the bill, all previous parties are
डिस्चार्ज। जब आप मेन पर्सन के पास चले गए, भाई तेरे पार्टीज तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तेरे पास 48 आवर्स से एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हम डिसऑनर मान लेंगे इसको, और तो बाकी पार्टीज वहीं डिस्चार्ज हो जाती है। नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक प्रॉम्प्टली द ड्रॉअर इज डिस्चार्ज। आपने प्रेजेंटमेंट नहीं की तो मान लेंगे कि वो पर्सन डिस्चार्ज है। बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑल प्रीवियस पार्टीज आर डिस्चार्ज। मतलब कंडीशन ले ली कि ठीक है पे कर दूंगा, इतने इतने गुड्स और दे दो, तो बाकी पार्टीज तो डिस्चार्ज हो गई, अब इन दोनों आपस में डील करेंगे। बाय मटेरियल ऑल्टरेशन में और चेंजेस लाके कुछ भी आगे, और फिर आप उसमें कुछ पार्टीज को हटा सकते हो। इजी। नीचे मटेरियल ऑल्टरेशन एक्सप्लेन किया, जैसे कि डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने चेंज कर दी, सम पेबल चेंज कर दिया, टाइम ऑफ द पेमेंट चेंज कर दिया, प्लेस ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एडिशन ऑफ अ न्यू पार्टी कर दी, टेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट इन मटेरियल पार्ट तेरा इतना 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 इतना। जब आगे और शीट्स लगती जाती ना नेक्स्ट ईयर, तो आपने वो बांट दिया, तो उसमें कोई ना कोई पार्टी डिस्चार्ज हो सकती है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट चैप्टर एंड पे। हुंडीज क्या होता है, बहुत पहले चलते थे, ठीक है, वो भी एक तरीके का नोट होता है जिसमें आप लिख के देते हो इतना पैसा आप दोगे। ठीक है, इसको एक बार हमें बस रीड करना है। ठीक है, जैसे अभी तक हमने पढ़े ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट, पहले सिर्फ एक नोट चलता था जिसको हम बोलते थे हुंडी। ठीक है, इसके बाद फिर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये क्या चीज है कि लॉ ना कुछ चीजें पहले से प्रिज्यूम करता है। ठीक है, आप अगर तब तक आप अगर कुछ चीज डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, जब तक आप कोई चीज डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तब तक हम कुछ बातें प्रिज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि यार ये इतना तो होगा ही। जैसे एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसिडरेशन मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट और नॉट। ये फैक्ट बात हो गई भाई, कंसिडरेशन तो होगा ही, ये प्रिजम्पशन है हमारा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो ही किस ले रहा है, वैल्यू ऑफ मनी के लिए। एवरी नेगोशिएबल हैविंग अ डेट वाज एक्सेप्टेड वाज ट्रांसफर्ड बिफोर मेच्योरिटी। ये सब हम मान लेंगे पहले से, इसके आगे हमसे आके इसमें अलग से कोई सेक्शन मत ढूंढो। लॉ में आप बोल सकते हो सर ये तो प्रिज्यूम चीज है, तो इसमें क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे कोर्ट कभी भी, ये तो प्रिज्यूम्ड है कि कंसिडरेशन के लिए हुआ था, डेट तो बिफोर मेच्योरिटी होगी, तो अगर इसमें आप गड़बड़ करते हो तो कोर्ट वैसे ही आपको वापस भेज देगा कि तुम फालतू बात कर रहे हो, आफ्टर मेच्योरिटी की बात कर रहे हो। भाई बिफोर मेच्योरिटी तुमने ट्रांसफर किया होगा ना। अब 2 तारीख की डेट लिखिए, 2 अप्रैल को एक चेक गया है, ठीक है, आप उसको दे रहे हो 4 अप्रैल को। भाई 2 अप्रैल को तो उसमें पेमेंट होनी थी, 4 अप्रैल को देने का मतलब क्या हो, तो डेट ही चली गई। बिफोर मेच्योरिटी आपको ट्रांसफर करना है। द लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड इंस्ट्रूमेंट वाज ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड। ये हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, अगर आप बोलते हो कि हमारे मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या जो एसेंशियल थे वो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इसमें होगा ही। द पर्सन वाज सर्टेन, द सम वाज सर्टेन, ये सब हम प्रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिसऑनर, पेनाल्टीज, ये सब बच्चे हमको रीड करना है। इसमें इस एक्ट में पेनाल्टीज नहीं पूछते। वो एक सेक्शन है जो मैं पढ़ा रही हूं अभी, ये वाला सेक्शन 138, ये मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसमें बहुत अमेजिंग चीज है ये तुम्हें पता होनी चाहिए लाइफ लॉन्ग के लिए। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे समझना जैसे तुम एक प्रोफेशनल हो। एक सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 138। 138 सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, आपने किसी पर्सन को चेक दे दिया है, ठीक है, पहली बात, लोग क्या करते हैं कैश में पैसे लेते हैं, कई बार लोन वगैरह लेते हैं आपस में फ्रेंड्स में, और एक चेक दे देते हैं कि भाई आज 4 लाख रुपए दे दे। ठीक है, आज क्या डेट है, 25 मार्च। ठीक है, इन 2 मंथ्स मैं तुझे ये पे कर दूंगा, पहले मैं 2 लाख दूंगा, फिर इन 1 मंथ मैं तेरे को बाकी के 2 लाख दूंगा। इसका क्या प्रूफ है भाई, भाई मैं तेरे को एक इस डेट की चेक्स दे देता हूँ, ठीक है, तो इस डेट को ही चेक लगा लेना। तो इस पर्सन ने एक चेक ये दिया, एक चेक ये दिया। ठीक है, आपने फर्स्ट चेक लगाया, ठीक है, फर्स्ट चेक लगाया, 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपको नोटिस आ जाता है कि वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब आपकी फ्रेंड ने आपके साथ धोखा किया है। आप क्या करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चेक के विदिन 3 डेज नहीं, विदिन 15 डेज, डेज स्पेसिफाइड है, ठीक है, डेज स्पेसिफाइड है, विदिन 15 डेज आपको इस पर्सन को एक लीगल नोटिस देना है। भाई मैंने तेरा चेक लगाया, उसमें पैसे नहीं आए, 15 दिन का टाइम है, उस पर्सन को आप 30 दिन दोगे।
30 days में तुम मुझे पे कर दो, नहीं तो तुम्हें लीगल एक्सपेंसेस और कोर्ट की कार्रवाई में आना पड़ेगा। उस लीगल नोटिस में आप सब कुछ स्पेसिफाई करोगे, प्लस 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताओगे, क्योंकि डिसऑनरमेंट हुआ है ड्यू टू नॉन सफिशिएंट फंड्स। ठीक है, अब क्या हो गया, 30 डेज में आप उसको नोटिस, आपके पास उसका रिप्लाई आना चाहिए, रिप्लाई नहीं आया तो फिर आपके पास नेक्स्ट 15 डेज या कुछ डेज है जब आप कोर्ट में जाते हो और इसका पूरी एप्लीकेशन फाइल करते हो। बच्चे कोर्ट में क्या होता है ना, जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, 2 या 3 दिन के बाद की आपको हियरिंग मिल जाती है। जब आपको हियरिंग मिल जाती है तो कोर्ट क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। ओके, एप्लीकेशन है, डिसऑर्नमेंट है, चेक है, लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस पहुंचा, उसकी रिसीट है, मतलब ट्रैकिंग रिपोर्ट है, प्रॉपर सारे पॉइंट्स कोर्ट ने चेक किए, सारे ओरिजिनल लगते हैं उसमें, एक्सेप्ट चेक, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए। कोर्ट 2 दिन के अंदर एक नोटिस भिजवा दें की बात करता है, मतलब नेक्स्ट डे उस पर्सन के पास नोटिस चला जाता है कोर्ट का डायरेक्टली कि तुमने इस पर्सन के पैसे नहीं दिए, इररिस्पेक्टिव क्या अमाउंट है, 2 लाख की बात थी, 2 लाख की बात हो रही है। ठीक है, अब उस पर्सन ने नोटिस इग्नोर किया, कोर्ट का भी, क्योंकि उसने हमारा भी किया था, कोर्ट का भी किया, कोर्ट वारंट इशू कर देता है, पुलिस उठा के लेके आती है उसको। तो तुम्हें प्रोफेशनली ये चीज पता होनी चाहिए कि ये कितना अमेजिंग सेक्शन है, इसमें कितनी इजीली पर्सन को रिलीफ हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद फिर पुलिस आ गई तो तुम्हें कोर्ट में अपियर होना ही पड़ेगा। वारंट इशू हो गया तुम्हारे खिलाफ, तुम कोर्ट में अपियर होगे, फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, तुम्हें फटाफट पैसे देने पड़ेंगे, तुम्हें अपने रीजन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, तुम्हें अपना लॉयर लाना है, अपना लॉयर लाओ। इस पे गुस्सा हो जाता है कोर्ट कि तुमने नोटिस में क्यों नहीं आए। ठीक है, तुम नहीं आओगे, हम पुलिस भेजेंगे। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन 138 of the act provides that when any check drawn by a person on account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of the account for discharge in whole or in part any debt or liability is returned by the bank unpaid। आपने बैंक में एक चेक लगाया था जिससे आपको कुछ पैसा मिलना था, वो रिटर्न आया unpaid either because of the amount of money standing to credit of the account is insufficient to honor the check that it exceeds the amount arrangement, मतलब या तो sufficient amount ही नहीं है या फिर इतना ज्यादा है कि उसके पास सिर्फ थोड़ा ही पैसा है। तो आपको बैंक से क्या आया है, एक लेटर आया है कि ये चेक आपका अनपेड रहेगा। ठीक है, अब deemed to be have been committed an offense shall without prejudice or any other provision or be punished with imprisonment which may extend to 2 years with fine which may extend to twice of the amount of check or both। देखा, जेल हो सकती है आपको 138 के अंदर। अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं इम्प्रिजमेंट, ये 138 ही है जो बढ़िया सेक्शन है अपन के लिए। तो किसी के पैसे मत खा जाना, और अगर कोई और खा जाए तो उसको ज्ञान दे देना। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बाकी पेनाल्टी सिर्फ हमें रीड करनी है। किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि इस एक्ट से पेनाल्टीज बिल्कुल नहीं आती हैं, इसमें सिर्फ केस लॉज आते हैं और डिफरेंसेस आते हैं। इसके लिए पेनाल्टीज 20% इंपॉर्टेंट है और वो सिर्फ हमें रीड करनी है कि इन केस आ जाए तो हम एज प्रिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, और हमें याद हो गई तो हम वो भी लिख सकते हैं। 138 इंपॉर्टेंट था तो उसकी पेनाल्टी हमने मार्क कर ली। ठीक है, अब हम शुरू से पॉइंटर्स बना लेते हैं ताकि इतना बड़ा एक्ट हमारा इतना सा हो जाए। चल, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हारा एग्जाम्पल बनाती हूँ। यहाँ पे देखो, ए है, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया बी को। ठीक है, तुम्हारा कहना है बी ने एक्सेप्ट किया, मतलब बी पे करेगा। बी ने आगे सी को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, तो अब पे कौन करेगा, किसने, सी ने। ठीक है, सी ने नॉन एक्सेप्टेंस किया, हाँ देखो, इसने एक्सेप्ट किया, वही तो हम पढ़ रहे हैं। ए ने क्या किया, ए ने बी को बिल दिया, बी ने बोला कि सी को दे दिया कि सी सुनना, डायरेक्ट ए को पे कर देना। अब जब टाइम आया है तो जब ए के पास बिल आया है उसमें आया है नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, ए सी को जानता है क्या,
नहीं जानता। ए किसके पास जाएगा? बी के पास। ठीक है, पहले वो ए के सी के पास सपोज गया भी कि नॉन एक्सेप्टेंस है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, क्योंकि बी ने कहा था इसका पेमेंट सी करेगा। ठीक है, तो सी ने प्रेजेंट नहीं एक्सेप्ट किया, नॉन एक्सेप्टेंस को रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, रिफ्यूज कर दिया तो लाइबिलिटी किसकी है पे करने की? बी की। तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट आप बी के पास गए हो कि हमारा पैसा हमें दे दो। आप एक्सेप्टेंस के लिए तो वो कर ही चुका है ना, उसके सामने क्यों ही प्रेजेंट करोगे? उसने तो एक्सेप्ट किया था आपके पास, आपके लिए। ठीक है, आप सी के पास गए थे क्योंकि नॉन एक्सेप्टेंस है। आप पेमेंट के लिए आप बी के पास जाओ कि मुझे पेमेंट से मतलब है ना, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस तो खेल लिया, पैसा दो भाई। तुम तो बी के पास गया वो कि भाई मेरा पैसा दो, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट में भी लिखा है। ठीक है, पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग क्लियरली छोटा मोटा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज से खोलो। ठीक है, उसके बाद फिर ये असेंशियल्स हमें याद है। असेंशियल्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखो, फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्रिज्यूम टू बी द ओनर, होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। ठीक है, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एंटाइटल्ड टू सू, फिर द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल टिल मेच्योरिटी और इन केस ऑफ चेक्स जब भी फिक्स पीरियड या 6 मंथ्स लिखा हो। और फिर कुछ सर्टेन इक्वल प्रिजम्पशंस है जो अभी हमने नीचे देखे सबसे लास्ट में, वो सब पे एप्लीकेबल होते हैं। ये क्या हो गई? असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन तो हमने बेयरर के आगे लिख दिया है होल्डर, ऑर्डर के आगे लिख दिया पर्टिकुलर नेम। ठीक है, और फिर इनलैंड में वही ड्रॉन इन इंडिया, पेमेंट टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन एनीवेयर बट पेमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट जब डिमांड होगा इसमें कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, और टाइम इंस्ट्रूमेंट जब स्पेसिफाइड होता है तो आफ्टर साइड पर्टिकुलर पीरियड या फिर स्पेसिफाइड। इतना सबको समझ आ गया? फिर आता है एम्बिशियस इंस्ट्रूमेंट, उसके आगे लिख लो कंफ्यूजिंग। तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज हो, नोट हो, दोनों चीजें दी है। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लो उस पे। फिर इनकम्प्लीट, जब आपने अधूरी अधूरी बातें लिखी हैं। तो इनोकेट का मतलब हमें पता है इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इसके तुम्हें पॉइंटर्स में दिक्कत है ना, तुम इसके पॉइंटर्स मुझे तुम्हें देने हैं। ठीक है, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, एक कोई भी पर्सनल में। ठीक है, एक ये देना है और एक और नेगोशिएबल और असाइनेबिलिटी तो मैंने कल भेज दिया था। ठीक है, चलो फिर काइंड्स में आ गए, भेज दिया नेगोशिएबल असाइनेबिलिटी का, होल्डर एंड ड्यू कोर्स का याद। चलो उसके बाद फिर आ जाते हैं नेगोशिएबल। अब प्रोमिसरी नोट में ये सबने मार्क किया अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। इसमें जो पार्टीज हैं वो इजीली बताए हुए हैं उन्होंने क्लियरली बॉक्स में, और एसेंशियल्स में ये वर्ड्स हम मार्क कर सकते हैं जो मेन वर्ड है। ठीक है, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी, यही लिखा है। उसके बाद फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने मार्क कर दिया अनकंडीशनल ऑर्डर, उसके एसेंशियल और उसकी पार्टीज, यहां तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर डिस्टिंग्विश मैंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है तो हमने वो साइड में बना लेना है या लगा देना है। उसके बाद फिर आ जाते हैं इनलैंड फॉरेन बिल, ट्रेड बिल, अकॉर्डमेशन बिल, ये हमें एक बार रीड करना है। उसके बाद फिर आ जाओ सीधे चेक पे। ठीक है, चेक पे जब आते हैं तो चेक क्या होता है हमने देख लिया। फिर उसके पेबल ऑन डिमांड, उसके पार्टीज क्लियरली बॉक्स में बताएं और एसेंशियल्स भी उन्होंने अलग से बताएं, तो एसेंशियल्स के आगे हम वर्ड्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने तुमसे शेयर कर दिया है, तो तुम्हें वो चीज उससे पढ़नी है। फिर आ जाते हैं बैंकर, कस्टमर, लाइबिलिटी ऑफ अ बैंकर, बैंकर मस्ट पे, मस्ट रिफ्यूज और मे रिफ्यूज। अभी यहाँ पे सिर्फ बताया है बैंकर क्या है, कस्टमर क्या है, कुछ कस्टमर की ड्यूटीज है वो यहाँ पे बता दी है। लाइबिलिटी ऑफ अ बैंकर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और पर कब वो रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट और कब वो जरूरी है पे कर रिफ्यूज करना और कब वो कर सकता है, वो अलग से पॉइंटर्स बहुत इजी वर्ड्स में बताएं। तो अपने को यहाँ पे मार्क कर लेना है वो सिर्फ मेन वर्ड, जब उसको रिसीव होता है नोटिस, जब उसके कस्टमर ने उसको मना किया तब वो रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट। अब आ जाओ प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिख दो चेक। जब चेक के केस में फॉर्जरी एंडोर्समेंट होता है तो बैंक का प्रोटेक्शन वहां पे होता है। ये और पेमेंट ड्यू कोर्स हमें रीड करने हैं। अब आ जाओ कलेक्टिंग बैंकर भी हमें रीड करना है। कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है? जिस बैंक को जब क्रॉसिंग होके एक नाम बैंक का होता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग करके लिख दो HDFC बैंक,
सिर्फ HDFC भी लिख सकते हो। अच्छा, अब एक है टॉपिक लाइबिलिटी ऑफ अ एंडोर्सर। यहाँ पे ये एग्जाम्पल बस मार्क करो, छोटा सा बताया हुआ है जी, ठीक है। ये एग्जाम्पल नीचे है, ये बस मार्क करो। राइट्स ऑफ अ होल्डर अगेंस्ट बैंकर, ये छोड़ दो, सीधे आ जाओ क्रॉसिंग ऑफ चेक में। यहाँ पे मीनिंग एक्सप्लेन किया, ये हमें अच्छे से पढ़ा। फिर हमने मोड्स पढ़ लिए अच्छे से, तीनों जगह तीनों पैराग्राफ्स में उन्होंने तीनों मोड्स एक्सप्लेन किए। तीनों में कंफ्यूजिंग है तो साइड में बना सकते हो। जनरल, स्पेसिफिक, रिस्ट्रिक्टिव। जनरल में ये, स्पेशल में नाम और बैंक का नाम, और रिस्ट्रिक्टिव पे ओनली। एंड कंपनी। आगे नॉट नेगोशिएबल लिखना है नहीं लिखना है वो हमारी चॉइस है। ठीक है, अब आ जाओ नॉट किसमें, रिस्ट्रिक्टेड में पे ओनली। ठीक है, नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट नेगोशिएटिंग क्रॉसिंग। ठीक है, जब आपने क्रॉसिंग में आगे लिख दिया नॉट, इसकी एक लाइन लिखवाई थी मैंने, बेटर टाइटल ट्रांसफरर। ठीक है, तब आपने बता दिया स्पेसिफिकली कि बेटर टाइटल नहीं मिल पाएगा, जो ओरिजिनल टाइटल है वो। तो नॉट नेगोशिएबल मतलब सिर्फ तुम्हें मिलना चाहिए और किसी आगे को नेगोशिएट नहीं होगा। ये लिखा नहीं है इसने लाइन, नहीं लिखी है। वही चीज है ये। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाओ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पता है व्हेन फॉल्स ड्यू, वहां लिख दो फॉल्स ड्यू। व्हेन फॉल्स ड्यू मतलब जब भी पेमेंट की डेट आ जाती है तब हम उसको बोलते हैं वो मेच्योरिटी डेट है। और हमें ये एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं अच्छे से। ओके, फिर आ जाता है होल्डर ऑन होल्डर इन ड्यू कोर्स। यहाँ पे अंडर फॉर्स्ड एंडोर्समेंट मार्क कर लो, इज नॉट अ होल्डर। अच्छा से बॉक्स, फिर आ जाते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ड्यू कोर्स में हो रहा है क्योंकि वो होल्डर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि हमेशा होल्डर वो नहीं होता है जिसको पेमेंट मिलनी ही है, जो पोजेशन जिसके पास आना ही है। होल्डर बहुत लोग होते हैं, प्रिंसिपल एजेंट भी हो सकते हैं उसके, कोई ऐसी वर्क जो जिसके पास एक्चुअली पोजेशन आता है ना, उसको हम बोल रहे हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर कई बार सिर्फ एजेंट भी होते हैं, जो उसको पेमेंट थोड़ी मिलनी है, वो सिर्फ किसी और के लिए वसूली करने गया था और चेक होल्ड कर रहा है कुछ टाइम के लिए, जैसे बेरर इंस्ट्रूमेंट में हमने होल्डर समझा था। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया था इससे, माइनर वाला। ठीक है, तो इसमें माइनर को आप लाइबल, पैसे लेने के लिए लाइबल नहीं करोगे, कोर्ट में अपियर कर सकते हो, पर तुमको ये लिखना नहीं है। तुमको बस लिखना है कि हाँ नेगेटिवली जाता है, जो पर्सन इनकेपेबल है उनको हम लाइबल नहीं कराते। और पहली बात, हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन माइनर के साथ करते हो तो उसकी कैपेसिटी कहां तक रहती है, सिर्फ आने की। पर हम हमेशा जिसने पहले ए बी सी डी, याद रखना ये चीज, कोई कंफ्यूज मत होना। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, ये माइनर है। ठीक है, चलो हम इतना सारे कंफ्यूज नहीं करते, हम तीन लोग बनाते हैं। ये माइनर है। पहली बात, आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो, ठीक है, पर आपने कर लिया, आपने माइनर के फेवर में दे दिया, क्योंकि हमने एक रीजनेबल चीज पढ़ी है, नेसेसरी के लिए वो बिजनेस करते हैं, जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, वो यहाँ लिंक्ड होता है। ठीक है, आपने कर दिया इन फेवर ऑफ माइनर। ठीक है, बी,
अब सी के पास जब आया तो उसके पास आ गया कि इसमें पैसे नहीं है, वो ए से पैसे नहीं मांग सकता, ए को बताएगा, बी को, सॉरी, बी से पैसे नहीं मांग सकता, बी को बताएगा जरूर कि तुमने जो मुझे चेक दिया है वो डिसऑनर हो गया है या वो कंप्लीट नहीं है, पर वो लाइबल पैसे किससे लेगा, ए से। ठीक है, मैं तुम्हें ना इसका आंसर बना के भेजूंगी, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगी इसके आंसर लिखने में। ठीक है, मैं तुम्हें आज इसका आंसर भी बना के भेजूंगी। लिखो ना, व्हाट्सएप खोलो ना मेरी चैट। मंडे पक्का। लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज में हमने याद कर लेना है, ड्रॉअर के आगे एक लिख देना है कि ड्रॉअर की लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है, कि पेमेंट लेने का काम है उसका। ड्रॉई की लाइबिलिटी क्या होती है, ऑफ चेक की पेमेंट देने का। ठीक है, उसके बाद बैंक की लाइबिलिटी की भाई उसे पेमेंट करनी है। मेकर, भाई पैसे दे दो। एंडोर्सर, आगे जब आप ट्रांसफर हो तो आप भी लाइबल होते हो। प्रायर पार्टीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एक क्वेश्चन आ सकता है इससे कि हमने ये देखा था आगे 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 वाले जितने सारे पार्टीज लाइबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इंटर से और फिर फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट, बिल ड्रॉन एंड फिक्टिशियस नेम, कौन कौन लाइबल होगा ये सब हमें इसमें से समझ के साइड में लिख लेना। वैसे इन्होंने एक ही लाइन में एक्सप्लेन किया तो तुम्हें हेडिंग से ही समझ आ जाना चाहिए कि क्या कहने की कोशिश वो कर रहे हैं। नेगोशिएशन और असाइनेबिलिटी हमने पढ़ना है। असाइनेबिलिटी बच्चे हमने टीपी एक्ट में पढ़ा है। ठीक है, उसी का ही डिफरेंस है और मैंने वो तुम्हें दे दिया। जो मैंने दिया है उसमें लास्ट पॉइंट तुम एक और ऐड कर सकते हो कि जो नेगोशिएशन है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है, असाइनेबिलिटी कौन से एक्ट से है, टीपी एक्ट से। उसके बाद फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, मर डिलीवरी, नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट, ये सब हमें एक बार रीड करना है। फिर आज हमने पढ़ा एंडोर्समेंट क्या होता है, उसकी क्लासेस क्या होती है। इसमें हम तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम तीनों की बात कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और ये सब। लेकिन जब हम आ जाते हैं नेगोशिएशन बैक में भी ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में यहां पे सिर्फ लिख दो बीई ओनली। ठीक है, अच्छा, जब हम देख रहे हैं नेगोशिएबल ऑफ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट और फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, तब हमें ये बॉक्स बना लो, ये एंडोर्समेंट के लिए है। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा है लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट और फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, तो ये एंडोर्समेंट की फॉर्जरी की बात कर रहा है, तो एंडोर्समेंट में बॉक्स बना दो। ठीक है, नम्रति पेज नंबर 625 खुला है। इससे पहले अभी पढ़ा होल्डर इन ड्यू कोर्स में फॉर्जरी होती है, थेफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स में भी देखा अनलॉफुल मीन से आ रहा है आपको। यहाँ पे ये एंडोर्समेंट के लिए फॉर्जरी की बात हो रही है। ए और बी है मेन पार्टीज, उनमें होल्डर ड्यू कोर्स और गुड फेथ और आगे आगे ट्रांसफर हो रहा है। पर जब बी ट्रांसफर कर रहा है सी को, सी ट्रांसफर डी को, और वो खुद आपस में फॉर्जरी कर रहे हैं, तो उसका सेक्शन ये है। तो एंडोर्स कौन से 3 पॉइंट्स? हाँ, हाँ, इधर लिखो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स और एक एंडोर्समेंट के केस में फॉर्जरी। मैं बता रही हूं, इतना लिखा होल्डर इन ड्यू कोर्स एंडोर्समेंट फॉर्जरी, होल्डर में डैश करके लिखो थेफ्ट नॉट होल्डर। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स गुड फेथ रिकवर द अमाउंट। एंडोर्समेंट फॉर्जरी में द पार्टी ए, एग्जाम्पल बता रही हूँ सीधे। ठीक है, द पार्टी ए यानी द पार्टी ए, और यहां लिख सकते हो फर्स्ट पार्टी, कैन क्लेम द अमाउंट। क्योंकि एंडोर्समेंट फॉर्जरी में क्या हो रहा है, सी डी ने एंडोर्स किए, तुम्हें अगर बनाना है तो यहाँ पे ऐसे सी डी बना के ऐसे साइड कर दो। गुड फेथ के बाद लिखा है रिकवर द अमाउंट, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, गुड फेथ है, तो डैश करके रिकवर द अमाउंट। एंडोर्समेंट फॉर्जरी है तो द पार्टी ए यानी फर्स्ट पार्टी कैन क्लेम द
अमाउंट, और सी और डी ने फॉर्जरी करी है, इसलिए एंडोर्समेंट के नीचे वो बना लो। ठीक है, द पार्टी ए ब्रैकेट में फर्स्ट पार्टी कैन क्लेम द अमाउंट। ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर में प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस में यहाँ पे सिर्फ क्या बात हो रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज की ही। ठीक है, उसके बाद फिर ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, पेमेंट में आ जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और पीएन, प्रोमिसरी नोट। ठीक है, पेज नंबर है ये 626। सेम उसी का एक्सक्यूजेस चल रहा है। फिर डिसऑनरमेंट ऑफ नॉन पेमेंट में तीनों, डिसऑनरमेंट में एक्सेप्टेंस में सिर्फ बीई। ओके, क्या दिखा दूं फिर से ऊपर, मैंने बोला डिसऑनर नॉन एक्सेप्टेंस में सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज ना, क्योंकि एक्सेप्टेंस लिखा है, और डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट में तीनों चीजें ना कि आप पे नहीं कर रहे हो, तो डिस्चार्ज या डिसऑनर ऐसे हो जाते हैं। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट हमने साइड में लिख लिया है। ठीक है, डिस्चार्ज अब हमें समझ आ गए कैसे कैसे डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसके बाद तो पेनाल्टीज हैं। ठीक है, चैप्टर को प्लीज टफ मत समझो, चैप्टर बहुत इजी है, मत समझना कि टफ है, नहीं है, क्योंकि